हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम ईवीएस का ये पार्ट हमारा जो 3 चल रहा था उसका ये बी हमारा होगा। कल वाला जो हम लोग 15 क्वेश्चन जो थ्योरी वाला किए थे उसको पार्ट ए करके अपलोड किया गया है, क्योंकि कल वाला वीडियो क्या हुआ था, हम लोग ज़्यादा डीप डिस्कशन में चले गए थे तो उससे हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था, तो उसको क्वेश्चन 15 तक करके ही उसको स्टॉप करना पड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक है उसको, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने जो भी सीटेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत डीप से एनालिसिस कर रहे हैं उसको। तो वहाँ से उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम ऑप्शन के थ्रू आंसर लगा लेंगे। जब हमको हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके हटा के छाट कर हम क्या करेंगे, सही सही क्या करेंगे, आंसर चुन लेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कितना जो लोग भी वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि रामा वाज रिफेयरिंग टू अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, सी वाज फोकसिंग ऑन। यानी रामा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संकेंद्रित थी। तो आपको हमने सीडीपी के में जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किससे संबंधित होता है, वो मेमोरी से संबंधित होता है, आपके दिमाग से संबंधित होता है, आपके बुद्धि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर सीधे मेमोरी पूछ दिया है। भाई यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे होता है, जो समस्या आती है उसकी समाधान किससे होती है, तो दिमाग से ही तो करते हैं। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधे यहाँ पर डी ऑप्शन कॉग्निशन यानी संज्ञान पर सही मार देंगे। ज़्यादा इसमें सोचने की कोई ज़रूरत थी? ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में 10 सेकंड लगेगा और ऑप्शन टिक करने में 1 सेकंड, 11 सेकंड 12 सेकंड में आप ये क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसमें क्या था, जो रामा थी वो क्या कर रही थी, वो अटेंशन मतलब किसी चीज़ पर फोकस करना, और मेमोरी यानी स्मृति यानी उसका दिमाग, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहा था। तो वही पूछ रहा था कि वो किस पे फोकसिंग है, किसका यूज कर रही है। तो वो किसका यूज कर रही है, अपने कॉग्निशन यानी संज्ञान का यूज कर रही है, अपने बुद्धि पर जोर दे रही है। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या होगा, डी होगा, कॉग्निशन यानी संज्ञान पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि एन ईवीएस टीचर इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रेन टू ग्रुप फॉलन लिप्स ऑफ ट्री ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देखिए यहाँ पर शेप लिखा है, साइज, टेक्सचर, ईटीसी। द पर्पस ऑफ टीचर इज टू इनहेंस, यानी ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्ष की गिरी हुई पत्तियों का आकार, माप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। यानी कोई टीचर है वो बोला है कि क्या बोलते हैं, वो बोला है कि मतलब जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो गिरे हुए हैं, तो उसको क्या करो, तुम उसको छाट दो। किस आधार पे, उसके साइज के आधार पर छाट दो, उसके शेप के आधार पर छाट दो, उसके टेक्सचर यानी बनावट के आधार पर छाप दो। तो मतलब मान लेते हैं कि वहाँ पर बच्चे गए बगीचा में, वहाँ पे 5-6 मतलब जैसे एक आम का हो गया, एक लीची का हो गया, एक पीपल का हो गया, एक किसका हो गया, एक मान लेते हैं नीम का हो गया। तो ये सारे चीज़ों का क्या होगा, बनावट अलग अलग होगा, पत्तियों का बनावट क्या होगा, अलग अलग होगा, उसके साइज अलग अलग होंगे, उसके जो टेक्सचर है वो अलग अलग होंगे, उसके शेप अलग अलग होंगे। तो उसको क्या करना है, जो मतलब नीम के मान लेते हैं, इसको मैंगो मान लेते हैं, इसको पीपल मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको लीची मान लेते हैं और इसको नीम मान लेते हैं। तो और लीची का मतलब ये सारे ऐसे क्या होगा, पत्ते गिरेंगे तो क्या होगा, एक साथ मिल जाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, जो आम वाला है उसको यहाँ पे बिटोर के रखेंगे, आम वाला को एक साथ रखेंगे, पीपल वालों को एक साथ रखेंगे, और जो ये लीची वाला था उसको एक साथ रखेंगे, और जो नीम का था वो उसको एक साथ। यानी यहाँ पे क्या देखिएगा तो क्लासिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, क्लासिफिकेशन। पहले तो ऑब्जर्व करेगा कि हाँ ये किसका पत्ता है, और उसके आधार पर उसका क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स, यानी अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि यही करा रही है। बाकी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिप्स को समझ के क्या कीजिएगा, कोई फायदा है क्या?
नॉलेज अबाउट लीव्स, ये सब बात फालतू है। वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसके आधार पर उसका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो 17 का क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, क्वेश्चन 18 में देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें देखेंगे तो ये ऑप्शन देख लीजिए, 3 सही है, मतलब इस ये 4 जो हमको क्या दिया है, 4 दिया है, 1 2 3 4 ये दिया है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ए बी डी बी सी डी ए सी डी, यानी 3 ही इसमें से सही है, एक गलत है। तो देखते हैं वो वाला कौन गलत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट कैन एन ईवीएस टीचर डू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट इन्वायरमेंट एंड डेवलप अ पर्सपेक्टिव फॉर इन्वायरमेंट, यानी विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण की ज्ञान जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्याय की पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है, यानी बच्चे में क्या करना है, पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति क्या करना है, वो जागरूक उनको बनाना है। तो उसके लिए कैसे जागरूक बनाएंगे वही बताना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षक उसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों का सीमित उपलब्धता को बताएगा। बिल्कुल सही बात है। आप लोग जानते हैं कि नहीं कि जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि संसाधन को हमको बचाना है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है कि शिक्षक जो है वो घरेलू यानी घर में जो यूज हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। जो ये चीज़ बनी है इससे, ये लिमिटेड रिसोर्स संसाधन से बनी हुई है, तो उसको क्या करना है, उसके सीमित उपलब्धता के बारे में बताएंगे कि हाँ जो कोई चीज़ बना है तो इसका क्या है, ये बहुत लिमिटेड है, तो इसका क्या है, बहुत हमको बचा के यूज करना है, इसको सेव करके रखना है, किसके लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो पहला ऑप्शन तो सही है, मतलब ये जिसमें होगा वो सही होगा, ए और ये ऑप्शन सी में ये नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, मतलब एक ऑप्शन हमारा गलत मिल गया। अब हमको हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचा है, 3 के ऑप्शन के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो जो बी ऑप्शन, बी में क्या दिया है, लिखा है कि शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पतियाँ व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, वनस्पति किसको कहा जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हीं को वनस्पति कहा जाता है। मतलब जो भी प्लांट होते हैं, जो भी ट्री होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, वनस्पति कहा जाता है। और पशुओं के ऊपर मानव व्यवहार का प्रभाव को बताएंगे। आप लोग जानते हैं कि नहीं कि मानव के व्यवहार के चलते ही क्या हो रहा है, जो पशु पक्षी है, मतलब इन लोगों पे क्या होता है, मानव के व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। मानव ने क्या किया, अपने क्या इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत पेड़ कटाई कर दिया, मतलब और बहुत स्किन के लिए किसी ये जानवर को मार दिया। तो इसके बारे में क्या करना है, बच्चों को बताना है, तो इससे क्या होगा, वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। तो ए बी तो अभी तक सही मिला है। तो हम देखेंगे ए बी किस में है, तो अब देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही ए बी है, बाकी और में नहीं है। सी में बी है तो ए नहीं है, और डी में ए है तो बी नहीं है। तो अब हमारे पास कितना ऑप्शन बच रहा है, अब हमारे पास 2 बचा है, ए और बी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी में लिखा है, टीचर विल शो नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, यानी शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं इसको, अभी इसको क्या करते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। जो अगला है हमारा डी ऑप्शन है, उससे देखते हैं। यहाँ पर सी से कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये होगा कि नहीं। तो ऑप्शन अगर डी देख लेंगे तो उससे पता चलेगा कि ऑप्शन डी होगा कि सी होगा। तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, टीचर विल बी टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रीज, यानी शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएंगे। आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का इम्पोर्टेंस कैसे हो सकता है, पेड़ काटने का मतलब महत्व कैसे हो सकता है। पेड़ हमको लगाना चाहिए, उसका महत्व होगा ना, पेड़ काट दिए उसका महत्व क्यों होगा। तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। ये डी क्या है, गलत है। यानी हमारे पास 3 ऑप्शन सही होना था, तो ए बी और सी सही होगा, क्योंकि डी एकदम गलत ही बता रहा है। डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वन उन्मूलन हो रहा है, वन का जो कटाव हो रहा है, उसके बारे में और बच्चों को समझाएंगे कि बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए वन काट देना चाहिए। ऐसे तो पूरा वन कट जाएगा तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो हमारा देखेंगे तो यही एक ऑप्शन गलत है। बाकी ये
पहला दूसरा तो एकदम सही है, और तीसरा में थोड़ा सा है तो इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन यही हमारा सही होगा क्योंकि 3 ऑप्शन हमको सही चाहिए ही। तो हमारा ऑप्शन जो बी देखेंगे तो उसमें ए, बी और सी दोनों तीनों है, और डी जहाँ पे भी होगा वो गलत होगा। डी वैसे भी गलत होगा, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए डी तीनों में है। एक एक आप मान लेते हैं, एक गलत आप चुन लेते हैं, आपको ये पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है, तो वो देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे भी डी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी में भी डी है और डी में भी डी है, तो जहाँ जहाँ डी है ना वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो हमारा क्या बच रहा है, बी बच रहा है, और बी ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये एक क्रम दे दिया कि कोई भी क्रियाकलाप कोई भी एक्टिविटी होगा तो उसको कैसे कैसे किया जाएगा, क्या हमारा स्टेप होगा, तो उसी को क्या करना है, हमको देखते हैं पहले क्या दिया है। पहले चारों अब पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, यानी 4 हमारे पास, और ये तो क्या है 4 हमारे पास ये दिया हुआ है, और 4 सेंटेंस दिया है, इसको मतलब 4 स्टेप्स दिया है, इसी को हमको सजाना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला क्या है, कंडक्टिंग एक्टिविटी, रिवाइजिंग, प्लानिंग, रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रोसेस। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी चीज़ को करने के लिए क्या किया जाता है, तो प्लानिंग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, मतलब जैसे किसी की शादी ही हो रही है तो क्या होगा, पहले प्लानिंग होगा ना, पहले देखा होगा ना कि एक के बार जाके शादी ही कर लेंगे, तो पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो हमारे 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, सी वाला 1 नंबर पे आ जाएगा। तो सी कहाँ कहाँ पे है, तो देखेंगे ए और सी में सी 1 नंबर पे है, बाकी ए बी और डी में नहीं है, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन एकदम गलत हो गया। ये तो दोनों अब होने से रहा। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अब प्लानिंग हो गया कि हाँ लड़की देखने चलना है, तो अब क्या करेंगे, उसको एक मतलब प्लानिंग घर में कर लिया, हाँ सब कोई कह दिया कि हाँ ठीक है लड़की को कल देखने चला जाएगा। तो आज तो प्लानिंग हो गया, कल क्या होगा, उस जो प्लान किया है उसको कंडक्ट किया जाएगा, यानी कंडक्टिंग एक्टिविटी, यानी क्या क्रियाकलाप का संपादन किया जाएगा। तो ये हमारा 2 होगा। 2 नंबर पे कौन सा होगा, 1 मिनट, 2 नंबर पे हमारा क्या होगा, 1 नंबर पे हमारा सी वाला हो रहा था और 2 नंबर पे ए हो रहा था। तो हम देखते हैं सी और ए दोनों में देखेंगे तो सी और ए दोनों अभी तक साथ साथ चल रहा है। तो अभी ये ए और सी में दोनों में कौन सही होगा ये अभी हमको नहीं पता चला है। तो अब क्या कर लिए हम लोग, पहले प्लानिंग कर लिए, उसके बाद क्रियाकलाप का संपादन कर लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रोसेस पर क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे। क्या करेंगे, जो प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, यानी अब उसका जो प्रोसेस, अब लड़की देखने निकल गए तो अब उसका जो जो होगा वहाँ पर उसको क्या करेंगे, उसको संपादन करेंगे, उसको कंडक्ट करेंगे। तो हमारा डी होगा वो 3 नंबर पे होगा। जो अब एक बचा, अब बी बचा रिवाइजिंग, तो ये हमारा 4 होगा, यानी सी ए डी बी, CADB हमारा जो ये 1 है वहीं सही होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन ए कैसे होगा। तो इसका क्या होता है, पहले प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है, फिर उसको कंडक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब प्रोसेस होगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक बार उसका रिवाइज करेंगे कि हाँ लड़की देख के सब कुछ हो गया, वहाँ पर जाके उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन लड़की से लिए, अब आके उसको क्या करेंगे, फिर से दिमाग लगाएंगे, फिर से मतलब सोचेंगे उसके बारे में, रिवाइज करेंगे कि हाँ जो जो चीज़ें हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ये शादी करने वाला है कि नहीं। तो यही ऐसे ही सोच के करेंगे तो क्या करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन को आंसर का सही लगा देंगे। तो इसका क्या हमारा ऑप्शन राइट आंसर था, ऑप्शन ए राइट आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को प्रदर्शित कर प्रकृति दर्शाती है। तो एकीकृत मतलब क्या होता है, मतलब चीज़ों को एक साथ मिला देना एकीकृत होता है। जैसे आप लोग मतलब अब तो सब कोई जान ही गया होगा, इतना हम लोग ईवीएस पढ़ चुके हैं कि ईवीएस में क्या क्या है। ईवीएस में आपका ईवीएस तो है ही, ईवीएस के साथ साथ साइंस है, और उसके बाद उसके साथ साथ क्या है, सोशल साइंस भी है,
तो यानी ईवीएस क्या है, 3 चीज़ों का इंटीग्रेटेड है ईवीएस खुद, साइंस और सोशल साइंस। तो पहले देखिए हमारा ऑप्शन ए है, ड्राइंग इनसाइट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा में अंतर्दृष्टि विकसित करना। और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ईवीएस में क्या इंटीग्रेटेड है, सोशल साइंस भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, ये थी विज्ञान भी है और पर्यावरण अध्ययन भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये ही होगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो कोई मिलेगा नहीं कहीं, मतलब ये 3 ही याद रखिएगा। ईवीएस में क्या होता है, ईवीएस से खुद होता है, उसके बाद साइंस होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सोशल साइंस, साइंस। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, ईवीएस में यही 3 चीज़ होता है। तो इसको कभी मत भूलिएगा कि ईवीएस 3 चीज़ों से मिलकर बना है। आपको 2 चीज़ दे देगा, साइंस सोशल साइंस दे देगा और ईवीएस को हटा देगा, या ईवीएस सोशल साइंस दे देगा, साइंस को हटा देगा। ऐसे ही वो दिमाग के साथ खेलता है। तो हमारा 20 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें पूछा है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव विच रिडल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन ईवीएस, यानी निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। यानी जब ईवीएस का अगर आपने 3 से लेकर 5 तक अगर जो किताब पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारा पहेलियाँ दिया हुआ है। पहेली मतलब बुझौल आप लोग कहते हैं, मतलब हम लोग गाँव में क्या कहते हैं, बुझौल कहते हैं। जैसे एक हम लोग ये थी बुझाते थे कि सब कोई चला गया, हुआ लटक गया। तो इसका क्या मतलब था, वो था मतलब वहाँ पर बच्चे को क्या किया जा रहा है, दिमाग लगाने के लिए कहा जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो सब कोई चला गया, बुढ़वा लटक गया, इसका क्या मतलब था कि ताला होता है, सब लोग चले जाते हैं तो ताला क्या किया जाता है, लटका दिया जाता है। तो वैसे ही ईवीएस का जो बुक है उसमें बहुत सारे पजल पहेली दिया हुआ है। तो उसका देने का मतलब क्या है, मतलब वो बुक में क्यों दिया गया है वही पूछा है। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में देखिए पहला दिया है कि टू कन्फ्यूज स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करना रहता तो उसको क्यों दिया जाता, मतलब बुक में क्यों दिया जाता है। अब बच्चे को भ्रमित करके उनको बच्चे को परेशान थोड़े ना करना है, ये तो कभी उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा रॉन्ग है, पहला जो होगा वो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है टू मेक देम प्ले, यानी विद्यार्थियों को खेल खिलाना। चलिए एक समय के लिए इसको मान लेते हैं। अभी इसको क्या करते हैं, इसको मतलब साइड में रख लेते हैं। अगर जो कोई इससे बेटर मिल जाएगा तो वो सही होगा, लेकिन अगर जो बेटर ना मिलेगा तो यही सही होगा। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको हम ही पेंडिंग में डालते हैं। किसमें, पेंडिंग में डालते हैं। जो ऑप्शन सी है, टू कन्फ्यूज स्टूडेंट एंड डिप्राइव प्लेजर फ्रॉम ईट, यानी विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करना और स्वयं को आनंदित करना। ये भी नहीं हो सकता। बच्चे को भ्रमित करना तो बुक में ऐसा कुछ भी ना दिया जाएगा जिससे बच्चा क्या हो, भ्रमित हो। ऑप्शन डी हमारा क्या है, टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। ये बी से आपको नहीं लगता है कि बी से ज़्यादा पॉजिटिव हमारा डी है। तो हमारा राइट आंसर डी ही होगा कि बच्चे क्या करेंगे, पहेली दिया जाएगा तो उससे क्या करेंगे, बच्चे वो दिमाग लगाएंगे कि हाँ ये क्या हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखे होंगे तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक आप देखेंगे तो इसमें सीटेड वाले ने भी एक क्या पूछा था, एक पूछा था क्या, एक पहेली पूछा था। ये वाला देखे थे आप, काली काली मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक विसी या दरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं। तो इसका आंसर हमारा क्या था, इसका काली मिर्च था। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या हमको क्लू दिया रहता है, एक तरह से इनडायरेक्टली बताया रहता है उसके बारे में, और हमको क्या करना है, उसके बारे में सोचना रहता है कि उसका राइट आंसर क्या हो। तो पहेली देने का क्या मतलब है कि जो बच्चे का जो लॉजिकल एबिलिटी है उसको उसमें क्या करना है, वृद्धि करना है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन जो डी में दिया हुआ था वो हमारा राइट था। यही हमारा राइट आंसर था, टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट, यानी बच्चों में क्या करना है, वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा अपना लॉजिक लगाएंगे कि हाँ क्या हो सकता है। वैसे आप लोग भी बहुत ज़्यादा पहेली बुझाते ही होंगे। कोई एक पहेली अगर याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। जो हमारा 22 क्वेश्चन है, तो 22वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया है।
दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, यानी एक जो टीचर है रीमा है, वो क्या कर रही है, अपने बच्चों को कह रही है कि भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसको एकत्र करो, उसके बारे में लिखो, पढ़ो, उसके बारे में प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बारे में असाइनमेंट लिखो, और उसके बाद क्या कहती है, उसको क्लास में क्या करना है, प्रदर्शित करना है, बच्चे के सामने उसको प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, तो आइए देखते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन है उसी में से कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। तो पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जानना। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि कौन सा त्यौहार है जो फेमस है, और देखेंगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग त्यौहार फेमस है। महाराष्ट्र में देख लेंगे तो गणेश उत्सव फेमस है, बिहार में देखेंगे तो क्या है, बिहार में छठी मैया फेमस है, बंगाल में देखेंगे तो वहाँ पे दुर्गा पूजा फेमस है। तो ऐसे इससे पता नहीं चलेगा कि कौन त्यौहार फेमस है, इसके लिए वो प्रोजेक्ट कार्य नहीं दिया गया, वो चीज़ें नहीं दी गई है, ये एक्टिविटी नहीं दिया गया। तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा राइट आंसर है। हमारे जो देश में क्या है, संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, जो सोसाइटी है, इसमें क्या है, विभिन्न तरह के विविध प्रकार के लोग रहते हैं, और विविध प्रकार लोग रहने के कारण क्या होता है, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग पकवान होता है, अलग अलग पहनावा होता है। तो इसके बारे में क्या किया जाए, बच्चे को संवेदनशील बनाया जाए, सेंसिटिव बनाया जाए। तो हमारा मेन, अगर ये कोई टीचर है ऐसा दे रही है प्रोजेक्ट वर्क, तो उसका क्या हमारा ये थी एम होगा, उद्देश्य होगा, तो यही होगा हमारे देश के संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। आगे देखेंगे तो ये सारे गलत ही होंगे। आगे में सी में क्या दिया है, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन आवर कंट्री। तो वो ये तो कहीं से मिल जाएगा, ये तो इंटरनेट पर डाला जाएगा, कैलेंडर में सब जगह दिखा रहता है कि कौन फेस्टिवल कब मनाया जाएगा। ऑप्शन डी है, मोटिवेट स्टूडेंट टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। और बच्चे जो हमको डिफरेंट फेस्टिवल ये थी मनाने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई कर बाकी चीज़ कम। क्या इंडिया में देखा जाएगा तो हर रोज़ एक फेस्टिवल है, कोई ऐसा दिन हमको नहीं लगता है जिस दिन कोई फेस्टिवल ना हो, हर रोज़ एक तरह से फेस्टिवल है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे को जो भारत की जो संस्कृति है, जो डाइवर्सिटी है, जो उसके बारे में क्या करना है, मतलब वो संवेदनशील बनाना है, सेंसिटिव बनाना है। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, देखते हैं, इसको हिंदी में ही देख लेते हैं, दोनों में देखेंगे तो स्क्रीन पे आएगा नहीं। तो इसमें क्या दिया है, और इसमें दिया है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनाना सीखी। मतलब आदित्य है तो वो क्या करे, वो अपने ईवीएस के जो टीचर है उसके साथ बैठा है और चिकनी मिट्टी, यानी जो हम लोग मिट्टी जिसको क्या करते हैं, मिट्टी जिसे खेलते उलते हैं ना, जो गीला होता है उससे घर बनाते हैं, क्या क्या कुछ और लोढ़ा वोढ़ा ऐसे कुछ बनाते हैं, उसी को चिकनी मिट्टी उसी को कहा जाता है। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी के विभिन्न वस्तुएं बनाना सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया, यानी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित किया। उसने बच्चों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में एक विभिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया, यानी वो आदित्य है तो क्या कर रहा है, सारे बच्चों से क्या कर रहा है, चिकनी मिट्टी से चित्र बनवा रहा है। तो इससे उसका ये करवाने का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या ये थी उद्देश्य हो सकता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या है। इसमें एक भी सही हो सकता है, देखिए 2 या 3 सही होगा, मतलब इसमें से 2 या 3, दो सही होगा या तो 3 सही होगा। तो देखते हैं कि कौन सा हमारा इसका राइट आंसर होता है। तो पहला क्या है, पहला टू स्टूडेंट टू डिस्प्ले देयर टैलेंट। यहाँ पे सीटेट वाले ने थोड़ा सा इसको टैलेंट ना लिख के इसको एबिलिटी लिखे रहते तो अच्छा रहता है, एबिलिटी लिखे रहते, क्योंकि हिंदी में जब पढ़ेंगे तो एबिलिटी ही उसका इंग्लिश होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को जब चिकनी मिट्टी दिया गया वो कुछ और बनाए तो उससे क्या हुआ, उनके अंदर की जो
प्रतिभा है उसको आपने प्रदर्शित किया। तो हमारा ए हमारा राइट होगा। तो देखते हैं ए कहाँ कहाँ है, तो देखेंगे तो बी, सी और डी तीनों में ए है, तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो हम एक एलिमिनेट कर चुके हैं कि ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा क्या कर रहा है, सो डैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंसी, यानी जिससे वो अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा पहला था दूसरा था, यानी बी वो अंदर जो उनका अंदर एबिलिटी है उसको क्या करे, उसको और बेहतर कर सके। अगर ये कुछ और मतलब क्रिएटिविटी काम करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें फ्रेशनेस आएगा, उसमें शार्पनेस आएगा, मतलब अच्छे से और करेंगे, धीरे धीरे वो क्या होंगे, उसमें बहुत अच्छे से ढल जाएंगे। तो बी भी हमारा सही होगा, यानी ए और बी जिसमें होगा वो हमारा अभी तक राइट आंसर होगा। तो हम देखेंगे तब बी और डी में ए और बी है, बी सी में बी नहीं है तो हमारा सी भी गया, यानी ए और सी को हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं। तो हमारे पास ऑप्शन अब दो ही सही हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, ए और सी तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं कि जो तीसरा है वो क्या कर रहा है। तो तीसरा में कह रहा है कि टू इंस्टॉल कॉम्पिटिटिवनेस इन स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों के लिए प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना। ये तो निगेटिव बात है ना, कॉम्पिटिटिवनेस यानी किसी से तो क्या कम्पीट नहीं करना है। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड वाला आपने वीडियो देखा होगा जो, तो वो वहाँ पर देखे होंगे जो कंपटीशन वर्ड है ये निगेटिव में है। मतलब हमको कंपटीशन किससे करना है, खुद से करना है, ये नहीं कि हम अपने दोस्त से करना है। हमारी एबिलिटी अलग है, हमारे दोस्त की एबिलिटी अलग है, कोई बच्चा का एबिलिटी अलग है, कोई दूसरे बच्चे का एबिलिटी अलग है। तो वो दोनों में हमको कंपटीशन ना करा के उसको स्वयं से कंपटीशन करना है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं बैठे हैं, जो और भी बच्चे सीख रहे हैं, उसी से कंपटीशन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा, यानी सी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो देखेंगे तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं यहाँ पर सी, बी में देख रहे हैं यहाँ पे सी, और सी में भी देख रहे हैं यहाँ पे सी, यानी सी हमको ये पता चल गया कि यहाँ सी निगेटिव होगा। तो जहाँ जहाँ सी होगा वो तो ऑप्शन सही हो नहीं सकता है। हमारे पास ऑप्शन डी बच रहा है और यही हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे एलिमिनेट करके आप निकालेंगे तो ज़्यादातर मतलब कोशिश कीजिएगा जो गलत चीज़ है, जो मतलब निगेटिव दिया है उसको पकड़ लीजिएगा। और निगेटिव पकड़ लेने के बाद वो सब में लगभग दिया रहता है, क्योंकि वो मतलब सब में मतलब 3 में दिया रहेगा, 1 में नहीं दिया रहेगा। जिसमें नहीं दिया रहेगा वही हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि जिसमें दे दिया है वो तो अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन मतलब वो ऑप्शन गलत हो जा रहा है। तो ऐसे देखिए, मतलब हम लोग सी एक केवल पता कर ले कि हाँ सी नहीं होगा, और सी देख रहे हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये 3 ऑप्शन तो हम काट दिए, तो एक बचा कौन, एक जो बचा वहीं डी राइट आंसर होगा। तो ये सब एग्जाम टाइम बचाने का ये क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है, और ये बहुत बेस्ट फार्मूला है। इससे टाइम तो बचेगा ही, लेकिन आपका इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक इन ईवीएस डिफिकल्ट टू टीच, व्हाट वुड यू डू एज ए टीचर, यानी आपको यदि आपको ईवीएस के में कोई विषय में पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी एक टीचर है, उसको ईवीएस पढ़ाने में कठिन लग रहा है, हो सकता है कि कोई टॉपिक ना समझ में आए, नेचुरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी को कुछ ना समझ में आता हो, तो इसके लिए ज़्यादा मतलब ये नेचुरल चीज़ होती है। तो मतलब अगर जब उसको नहीं सब पढ़ाने में मतलब नहीं डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो वो क्या करेगा। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, कह रहा है कि रिपीट द मेन पॉइंट, यानी मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आपको क्लियर ही नहीं है तो मुख्य बिंदु बता देंगे तो बच्चे का क्लियर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। बी में डू क्वेश्चनिंग विथ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। जब पढ़ाने में आप ही को दिक्कत हो रहा है तो बच्चे से प्रश्न करके क्या करेंगे, बच्चे कहाँ से आंसर देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि रीड इट एंड टीच इट, यानी उसे पढ़िए और पढ़ाइए, यानी टीचर को क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसको फिर पढ़ाना है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसको मान लेते हैं। तो ऑप्शन अभी इसको हम राइट आंसर नहीं मारेंगे, और इसके आगे देखेंगे अगर जिससे अच्छा ऑप्शन होगा तो उसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम सी के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है यूज स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग टीम टीचिंग, यानी समूह शिक्षण की रणनीति का उपयोग करेंगे।
सी से बेटर हमारे पास ऑप्शन डी है, तो हमारा राइट आंसर डी होगा। यानी क्या करेंगे हम, टीम टीचिंग में इसका क्या करेंगे, रणनीति का उपयोग करेंगे। यानी एक टीम बना लेंगे, उसमें हो सकता है कि किसी को कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता हो, तो हो सकता है किसी और को वो टॉपिक अच्छा लगता हो। तो मतलब एक टीम बना लेंगे, जिसको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जो जिसका कमांड होगा, वो क्या करेगा, उस टॉपिक को पढ़ाएगा, तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर कोई टीचर क्या कर रहा है, पढ़ाने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, टीम टीचिंग में बिलीव करेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, एन ईवीएस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज इन आरती स्कूल अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। यानी आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। यानी जो आरती है उसके स्कूल में क्या किया गया है, ईवीएस जो होता है, वो ईवीएस जो मतलब सब्जेक्ट है, उसके आधार पे क्या किया गया है, एक प्रदर्शनी रखा गया है। प्रदर्शनी आप लोग जानते हैं, मतलब ईवीएस का मतलब अगर मान लेते हैं ईवीएस का है, तो उसमें पेड़ को कैसे बचाएंगे, हमारा अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, जानवरों को कैसे बचाएंगे, ये सारी चीज़ों को एक मॉडल बना के दिखाया जाता है, उसी को एग्जीबिशन कहा जाता है। तो उसको दिखाने का मतलब, ये ऑर्गेनाइज करने का, ये एक्टिविटी करने का क्या मतलब हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, यही पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है सेटिस्फाई स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, यानी विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। ये कोई मतलब थोड़े ना है इस कि माता पिता को संतुष्ट करना कि हाँ मेरा बेटा जहाँ पढ़ता है, मेरा बेटी जहाँ पढ़ती है, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे किया जाता है। तो इसका कोई ये मेन उद्देश्य नहीं होता है। दूसरा क्या कर रहा है, चैनलाइज क्रिएटिव इंस्टिंक्ट इन लर्नर, यानी विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा राइट आंसर होगा। बच्चे में क्या होगा, जो क्रिएटिविटी होगा उसको क्या बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें की जा रही है कि बच्चे देखेंगे तो उसके बाद अगले बार जब लगेगा तो वो और अच्छे से और मतलब कुछ नया करके आएंगे, कुछ अच्छा अपना दिमाग लगा के क्रिएटिव काम करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे द प्लेजर द प्रिंसिपल एंड कलीग्स, यानी प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, ये कोई मतलब नहीं हुआ। ट्रेन लर्नर फॉर फ्यूचर कैरियर ऑप्शन, यानी फ्यूचर मतलब विद्यार्थियों को भावी पेशा के लिए विकल्पों के लिए प्रशिक्षण कर देना, ये सब फालतू चीज़ होता है। बच्चे में क्या करना है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी एग्जीबिशन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 में पूछा है कि द ईवीएस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईवीएस डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। इसमें से नहीं, देखिए यहाँ पे वो नहीं पूछा है, यानी निगेटिव पूछा है। तो जो हमारा निगेटिव होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। कि जो तो देखते हैं, पहला कह रहा है स्कूल फिलोसफी, यानी विद्यालय के दर्शन पे, यानी जो ईवीएस का जो क्लास है वो विद्यालय के दर्शन पे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। काहे विद्यालय के दर्शन पे चलेगा, जो बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगा। ये नहीं, पढ़ाई क्या होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, कभी भी विद्यालय के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि जो विद्यालय ने जो बना दिया कि वहीं पढ़ाना है, बच्चे को समझ में आए नहीं पढ़ाए, बस रूल को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा निगेटिव है। तो हमारा पहला ही कुछ देख रहे हैं, पहला ही निगेटिव हो गया, तो ये हमारा गलत चीज़ है और गलत ही पूछा है, नहीं पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो अच्छा ऑप्शन दिया हुआ कर है एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों को उपलब्धता पर, बिल्कुल सही बात है। नीड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की आवश्यकता पर, बिल्कुल सही बात है। पीरियड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की पूर्व अधिगम अनुभवों पर, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, एक जो पहला है वही निगेटिव है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर, यानी ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावित होगा यदि शिक्षक, यानी प्रभावी होगा मतलब अच्छे तरह से उस बच्चे को समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आएगा, बच्चे क्या मतलब टीचर क्या करेंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहा है कंडक्ट वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज़, यानी विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन, बिल्कुल सही बात है। पहला ही ऑप्शन हमको सबसे बेस्ट मिल गया है कि बच्चे को क्या करेंगे कि बहुत सारा एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे, उसके वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, मतलब उनके
क्या होगा, उनके लिए अर्थपूर्ण होगा और रेलिवेंट होगा, यानी उनके संदर्भ में होगा। ये नहीं कि तीसरा क्लास का बच्चा है तो उसको हम क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चीज़ दे देंगे, नहीं। जो तीसरा क्लास का, थर्ड क्लास का बच्चा है उसको थर्ड स्टैंडर्ड वाला उसको चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा पहला ही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, 28 में पूछा है कि ईवीएस टीचिंग शुड बी इनकरेज प्रोसेस स्किल विच आर द कोर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल। यानी ईवीएस के शिक्षक को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले हैं, अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, यानी इसमें से 4 दिया है, इसमें से एक कौशल नहीं है, बाकी 3 कौशल है। तो ऑब्जर्विंग, प्रिडिक्टिंग और इन्फेयरिंग, यानी प्रक्षेपण, पूर्व अनुमान लगाना और निष्कर्ष लगाना, ये तीनों प्रोसेस स्किल होता है। ये एक कौशल होता है जो डिटरमाइनिंग होता है, नियत करना, ये हमारा नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है अकॉर्डिंग टू NAP 2020, यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनवायरमेंट स्टडीज एज ए सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि EVS 3 क्लास में पढ़ाया जाता है, कक्षा 3, 4, 5। तो हमारा ऑप्शन बी देखेंगे तो 3, 4 और 5। तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है कि EVS कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाया जाएगा। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो उसमें पूछा है एज एन EVS टीचर हाउ विल यू मेक योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड लिमिटेड एबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी प्रकृति संसाधन को सीमित उपलब्धता को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। यानी बच्चों को क्या बताना है कि हमारे पास जो नेचुरल, जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है। हमने बताया ना कि जैसे कोयला है तो वो लिमिटेड है, पेट्रोलियम है तो वो लिमिटेड है। इसीलिए आजकल क्या किया जा रहा है कि कोयला की जगह पर पहले क्या होता है, कोयला से ट्रेन चलती थी, तो उसके जगह पर हमने क्या किया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके हम इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर आए कि ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। अब चीज़ें जो तेल मतलब पेट्रोलियम उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो व्हीकल है, जो गाड़ियां है वो किस चीज़ से चल रही है, इलेक्ट्रिक से चल रही है। तो बच्चे को हमको क्या समझाना है, जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिटेड है, एक सीमित है। तो उसको कैसे समझाएंगे, बच्चे को कैसे समझाएंगे कि बच्चा जल्दी समझ में आए। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, थ्रू ए गुड टेक्स्ट बुक ऑन नेचुरल रिसोर्स। टेक्स्ट बुक जहाँ पे भी आए नेगेटिव वर्ड काट दीजिए। थ्रो गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लेनेशन जहाँ आए नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाला आप वीडियो देखे होंगे तो आप इसको देखते काट देंगे। तीसरा क्या कर रहा है, थ्रो स्पीच, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसको भी काट दीजिए। तो हमारे पास बच रहा है डी और यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। थ्रो शोइंग अ कोल पीस एंड डिस्कस इट्स यूज एंड अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर, यानी कक्षा में बच्चों को कोयला का टुकड़ा दिखाकर उसे भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधित चर्चा करें। यानी जो ये क्लास है उसमें क्या करेंगे, कोयला क्या होता है, ये कि नेचुरल रिसोर्स है, ये क्या मतलब ये धरती के अंदर बनता है। तो उसको क्या करेंगे, उसका एक टुकड़ा लेके जाएंगे, बच्चे को दिखाएंगे और उसके उपयोग के बारे में बताएंगे और उसके फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि इसको हमको बचा के रखना है ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी इसका यूज कर सके। या नहीं तो क्या होगा, जो आने वाला जनरेशन है बस वो क्या करेंगे, बस कोयला पढ़ेंगे कि हाँ इंटरनेट पे कि हाँ कोयला एक सामान होता था, है नहीं होता था। तो इसलिए क्या करना है हमको, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको मतलब बचा के रखना है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए। तो ये रहा हमारा आज का 30 क्वेश्चन हो गया। जो EVS के पार्ट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 30 था, मतलब टोटल क्वेश्चन 30 था, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इससे ये जितना हम पढ़ रहे हैं ना, ये और ये नहीं है कि ये EVS में ही काम आएगा, बाकी और सब्जेक्ट के भी पेडागोजी में ये बहुत काम आने वाला है। ये पेडागोजी क्या होता है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को किस चीज़ से बचाना है, उसको कैसे मतलब उसके साथ व्यवहार करना, यही चीज़ है। शिक्षण शास्त्र इसका नाम ही रखा गया है कि शिक्षक को कैसे पढ़ाना है, शिक्षक को बच्चे को कैसे मैनेज करना है, कैसे समझाएंगे कि बच्चे समझ में आ जाएगा, क्या करना है कि बच्चे गलतियाँ ना
ना करे। क्या कर गलतियाँ करे, लेकिन गलती ये नहीं हो कि एक ही गलती बार बार दोहराई जाए। बच्चे का गलती क्या होता है, बच्चे का गलती भगवान का मतलब प्रसाद है एकदम। बच्चा गलती कर रहा है मतलब वो एकदम समझ लीजिए, बच्चा गलती किया तो आप हाथ जोड़ के कहिए प्रभु बहुत अच्छा आपने काम किया कि आपने गलती किया। क्योंकि बच्चे को गलती को क्या लेना है, हमको पॉजिटिव लेना है, और उसमें क्या करना है हमको, बच्चे को उसी के थ्रू उसका सुधार भी कराना है। तो ऐसा जब भी मतलब पेडागोजी वाला जो भी होगा सेक्शन, हमारा ईवीएस का हो चाहे सीडीपी में भी पेडागोजी आता ही है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, संस्कृत में आता है, सोशल साइंस में आता है, साइंस में आता है। तो आप ये पेडागोजी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लगभग 75 नंबर का, 50 में से 75 नंबर किसका आता है, पेडागोजी का, और 75 आता है आपका क्या आता है, थ्योरी का। तो अगर केवल पेडागोजी आप समझ जाएंगे, क्योंकि पेडागोजी समझना बहुत ईजी है, यहाँ पर बस बच्चे के हित में रख के और आंसर लगाना रहता है। तो और जब आप केवल इस पेडागोजी पे भी कमांड कर लेते हैं तो लगभग सीटेट पास होने का आपका 90% चांस बढ़ जाता है। क्योंकि 75 में से आपका अगर पेडागोजी सही है तो लगभग 65 नंबर तो आराम से कर देंगे। और ये 75 है तो इसमें से 75 में से नाइयो करेंगे तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग 40 से 50 नंबर का कर देंगे। तो 40 ही मानते हैं तो 40 मान लेंगे, तो ये 65 है, 40 कितना हो गया, 105 हो गया। हमको कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए। कहाँ से काटोगे, कहाँ से फेल कराओगे। तो आई होप आप लोग ये क्लास समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।